नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। 18 जनवरी आपको याद है, इस दिन खम्मम में एक रैली हुई थी। उसका नेतृत्व कर रहे थे केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव। अब वो महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं दोनों चीजें इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जब केसीआर उस रैली को कर रहे थे तो उसमें और भी दलों को शामिल किया था और उस दौरान ये लग रहा था कि कांग्रेस से अलग एक थर्ड फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि पटना में एक बड़ी सभा होने वाली है, बैठक होने वाली है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता जुटेंगे और 2024 के लिए प्लान बनाएंगे। उस बैठक से केसीआर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब ऐसे में क्या असर पड़ेगा, महागठबंधन को क्या नुकसान होगा और केसीआर ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि तेलंगाना में हाल फिलहाल में चुनाव भी होने हैं। इन सारी बातों का जिक्र आज करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वैश्य पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, मैंने खम्मम से शुरू किया और अब क्योंकि मंशा केसीआर की हमेशा से यही थी कि कांग्रेस से दूर रहकर हम एक ऐसा गठबंधन बनाए जो मोदी सत्ता को चुनौती दे पाए। अब जब एक फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा था, पटना में बैठक होनी है, वहां से हाथ खींचा और यह भी ऐलान कर दिया कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। देखिए, केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्र समिति उनकी पार्टी हुआ करती थी जिसके वो अध्यक्ष। ये पार्टी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटकर बने, इसके लिए उन्होंने लंबा एजिटेशन किया। 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और लगभग उसके बाद से ही ये आंदोलन चल रहा था कि तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में स्वीकार किया जाए और तेलंगाना राष्ट्र समिति उन्होंने बनाई। आंदोलनों के ज़रिए उन्होंने सफलता भी पाई और 2013 में एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ। 2014 में तेलंगाना राज्य बनकर तैयार हो गया, एक अलग राज्य, भारत का 29वां राज्य। उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति। पहली सरकार उनकी उस राज्य में, दूसरी सरकार भी उन्हीं की जो चल रही है। पर अचानक से आपने देखा कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल लिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति से अब वो हो गई भारत राष्ट्र समिति। दिल्ली के तेलंगाना भवन में आकर उन्होंने बड़ी बड़ी बैठकें की और कहा कि अब देश को जोड़ना है और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में सभी दलों को एकत्रित करना है। तो कई जगहों पर गए, मुंबई गए, वो उनसे मिलने के लिए HD कुमारस्वामी हैदराबाद आए, वो खुद बिहार की राजधानी पटना पहुँचे, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये सारे काम जो आज नीतीश कुमार कर रहे हैं, असली में तो शुरुआत के चंद्रशेखर राव ने की थी। बिल्कुल। उसके बाद आपने खुद बताया, खम्मम में उन्होंने रैली की। खम्मम एक ज़िला है और तेलंगाना का, और वहाँ उन्होंने बड़ी रैली करके ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन तेज करना है, इस बार उन्हें हटाना है। फिर अचानक क्या हो गया, उस रैली में अखिलेश यादव भी गए, उस रैली में अरविंद केजरीवाल भी बुलाए गए, ममता बनर्जी भी बुलाई गई, कांग्रेस नहीं बुलाई गई थी। तो अचानक ये क्या हो गया, लेफ्ट भी मौजूद की। उनकी कोशिश तो थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार कर ले, और अचानक से उन्हें ये लगता है कि ऐसे मोर्चे उन्होंने बहुत देखे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। किसी एक व्यक्ति को, प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की जो कवायद हो रही है, इससे वो सहमत नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। अचानक क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। और खबर तो यही है कि पटना में जो 23 जून को बैठक होने वाली है, विपक्षी दलों की बैठक, जिसके लिए वो इतना प्रयास कर रहे थे, अब चंद्रशेखर राव उसमें नहीं आने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है, और अपने लोगों के बीच जाकर उन्होंने भाषण भी दिया है। अब ये सब बातें अचानक से विपक्षी एकता के पैरोकार के रूप में जो व्यक्ति अपना पहचान बना रहा था, उसकी पहचान एक ऐसे कैंपेनर के तौर पे होने लग गई थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा कुनवा तैयार कर रहा है, राज्य राज्य घूम करके। अब अचानक से क्यों ऐसा हो गया, हाथ क्यों खींच लिया गया,
राजनीतिक पंडितों के ये समझ नहीं आ रही है बात। 23 तारीख की जो पटना की बैठक होनी है उसमें ना आने की वजह क्या कांग्रेस है, और तेलंगाना में हाल फिलहाल में चुनाव भी होने हैं। लड़ाई अगर कांग्रेस को वो ज़मीन दे दी जाएगी कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में अगर केसीआर आ जाएंगे तो उनकी जो एक ज़मीन है वो कहीं ना अपनी ज़मीन ही वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कांग्रेस के साथ। शायद वो इन चुनाव के मद्देनज़र इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस वहाँ नहीं आई तो केसीआर वर्सेस बीजेपी होगा। अगर कांग्रेस के साथ वो लड़े तो अपनी ही ज़मीन उनको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। उन्हें पता है कि कांग्रेस की वहाँ पर क्या हालात हैं या फिर भारतीय जनता के क्या हालात, पार्टी के क्या हालात हैं। वो वहाँ पर मजबूत है अपने आप में और हर कोई जानता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं शायद तेलंगाना का इलेक्शन। क्या ये वजह हो सकती है? अब देखिए, कर्नाटक के चुनाव हुए और नतीजे सामने आए, और कर्नाटक के जो चुनावी नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को उचित नहीं लगे होंगे, ये तो समझा जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर मुख्य चैलेंजर थी। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा हैदराबाद कर्नाटक कहलाता है, यानी कि वहाँ पर जो तेलंगाना के लोग हैं वो आकर बसे हुए हैं, और वो इलाका जो है कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से थोड़ा करीब है तेलंगाना के। हैदराबाद कर्नाटक 6 रीजन्स में कर्नाटक विभाजित है, उसमें से हैदराबाद कर्नाटक। तो जैसे ही कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा बगल के कर्नाटक में, वैसे ही अचानक देखा ये गया कि के चंद्रशेखर राव के हाव भाव बदल गए, और राजनीतिक रूप से पहले भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्य प्रतिद्वंदी लग रही थी, अब उन्हें अचानक लगने लगा कि कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी है। जिस तरह से वोट परसेंटेज कांग्रेस का अचानक से 36 से 42-43% हो गया कर्नाटक में, उन्हें इस बात का संदेह होने लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली पार्टी के तौर पर कांग्रेस की पहचान ज़्यादा हमसे बेहतर हो गई तो हमें तो राज्य में ही मुश्किल हो जाएगी। हम तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन करने चले हैं, यहाँ तो राज्य में मुश्किल हो जाएगी। तुरंत उन्होंने गियर चेंज किया, और मुख्य प्रतिद्वंदी जो कल तक भारतीय जनता पार्टी थी, अब कांग्रेस पार्टी हो गई। अब उसकी वजह जो है वो आंकड़ों में समझिए। जब 2013 में राज्य बना, 2014 में चुनाव हुए, पहले चुनाव, तो पहले चुनाव में 119 की वहाँ छोटी असेंबली है, 119 सीटों की, तो उसमें 66 सीटें आई। कांग्रेस को बहुत कम कहते 34-35 सीटें, और जो वोटिंग परसेंटेज था उसमें पाया गया कि 34% वोट तेलंगाना राष्ट्र समिति को, और कांग्रेस को मात्र 24% वोट। 2014 की बात हमने आपको बताई है कि केसीआर मुख्यमंत्री बने। 2018 में फिर चुनाव हुए। इस बार जो चुनाव हुए, क्योंकि वो असेंबली जो थी वो 4 ही साल चली ना, 2013 में हुए थे चुनाव वहाँ पे, तो वो आंध्रा के चुनाव हुए थे, फिर डिवीजन हुआ था, डिवीजन हुआ तो फिर इनका तो 4 असेंबली का कार्यकाल 2018 में ख़त्म हुआ। 2018 में फिर जो चुनाव हुए उसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति का वोट शेयर 34 से बढ़कर के 48% हो गया, और उन्हें सीटें 88 आई 119 में, और अभी वो सरकार चल ही रही है, ज़बरदस्त बहुमत। लेकिन कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज थी, सीटें उनकी 19 हो गई घट करके, वोट परसेंटेज कांग्रेस का भी बढ़ गया, वो 24 से 28% हो गया। अब ये चिंता का सबब है कि लोगों में क्या कांग्रेस के प्रति सिंपैथी है। पिछले चुनाव में उनके वोट 24 से 28% कैसे हो गए थे, बगल में कर्नाटक में हुई जीत का क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रियंका गांधी तेलंगाना पहुंचने वाली हैं और वहां की मेडक सीट से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, और कहीं अगर ऐसा होता है तो फिर असेंबली में जो हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी है वो तो कांग्रेस है, तो फिर हम कांग्रेस के साथ पटना की बैठक में क्यों दिखाई पड़े। कांग्रेस हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी जब कांग्रेस है तो फिर हम कांग्रेस से लड़ें चुनाव, फिर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों लड़ें। तो जो उनकी राष्ट्रीय एक महत्वाकांक्षाएं थी वो तुरंत उन्होंने बंद कर दी संदूक में, और अपने राज्य को बचाने निकल गए।
और नागपुर में कल उन्होंने ये बात कही कि देखिए कांग्रेस को बढ़ने नहीं देना है और प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की ये जो कोशिश हो रही है ये ठीक नहीं है। इस तरह की कोशिशें हमने बहुत देखी। बात तो 24 को लेकर होनी थी, 23 तारीख की जो बैठक है उसमें 24 को लेकर बात होनी थी। हाल फिलहाल में इलेक्शन, क्योंकि तेलंगाना में भी विधानसभा का भी होना है, तो क्या ये रुख विधानसभा के लिए है उनका, या फिर ये लोकसभा चुनाव के लिए भी है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है वो? फिलहाल उन्होंने कहा है कि हम शामिल नहीं हैं, कल को शायद वो शामिल हो जाए परिस्थितियां देखकर। देखिए, कुछ घटनाएं उनके साथ घटी। एक तो ये हमने बताया कि वो कर्नाटक के नतीजे कुछ और समझ रहे थे तो कुछ और आ गए। उसमें कांग्रेस को जीत हुई तो बगल के राज्य के तौर पर उन्हें स्वाभाविक एक चिंता हुई। दूसरी ये कि कांग्रेस का तेलंगाना का गठन कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। साल 2009 में घोषणा हुई थी और 4 सालों के बाद 2013 में गठन कर दिया गया था। दिल्ली की सत्ता में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी उस वक्त और उसी वक्त हुआ था ये। तो कांग्रेस के प्रति एक स्वाभाविक स्नेह वहाँ पर है लोगों में, क्योंकि इनके दौर में हुआ। लेकिन चूंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति ने संघर्ष किया था तो 2 दफ़े उनको सरकार बनाने का मौका मिल चुका है। अब देखिए, वो फौरी तौर पर ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस विपक्षी जो बैठक है पटना वाली उससे दूर है, या फिर उनका लॉन्ग टर्म प्लान है। तो नागपुर में कल वो अपने पार्टी दफ्तर का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र की हर सीट पे चुनाव लड़ूंगा और मैं केवल लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि म्युनिसिपल चुनाव भी लड़ूंगा। कहीं जहां एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि 475 सीटों पर 1 वर्सेस 1 रखना है हमें, वहां वो कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र की हर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ूंगा, 48 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। तो जो गैर भाजपा वोट है, आप उसको बांटना चाहते हैं क्या? क्या आप भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है अगर फॉर्मल गठबंधन हो, लेकिन ये प्रकारांतर से जो आपके सुर बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते करते सहयोग में कैसे तब्दील हो गए हैं। और लोग बात कह रहे हैं, ये गलत भी हो सकता है, पर सांसद रही कि कविता, उन्हें ईडी वालों ने बुला लिया। ये जो शराब घोटाले का मामला है, सच क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन उन्हें शामिल बता दिया गया। डर हर किसी को लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। अब देखिए, कल की ही बात है, ईडी के कुछ अधिकारियों ने उनके कई सहयोगियों को भी बुला लिया। तो फिर तो ये जो गठबंधन, महागठबंधन बन रहा है, इसका एक मुद्दा ही ये है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, परेशान करने के लिए किया जा रहा है। फिर तो केसीआर को शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कांग्रेस आज की तारीख में उनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। महत्वाकांक्षाओं में है, मतलब केसीआर और उनकी महत्वाकांक्षाएं तो उनकी राष्ट्रीय थी। वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे, पर ये कर्नाटक के नतीजों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। और नीतीश जी के रुख ने भी बहुत कुछ चेंज कर दिया है। नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी को भी कर्नाटक के नतीजे ही मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो वजन है कांग्रेस का वो नीतीश जी के पीछे लगा हुआ है। कांग्रेस का वजन केसीआर के पीछे नहीं है, वो तो उन्हें विरोधी मानती है। कांग्रेस और केसीआर एक दूसरे के प्रबल विरोधी राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी हमें दिल्ली में बैठकर हो सकता है कि लगती हो कि बहुत प्रभावशाली है, तेलंगाना में ऐसा है नहीं। मैं पिछले दिनों था वहाँ पर, कुछ महीने हुए, तो वहाँ पर देखिए जो हैदराबाद सिकंदराबाद का जो क्षेत्र है, इस इलाके में तो भारतीय जनता पार्टी प्रभावशाली है। लेकिन इंसिडेंटली ये इलाका भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका माना जाता है। हैदराबाद में आप जानते हैं, वहाँ की एक सीट पर खुद असदुद्दीन अवैसी आते हैं। वहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ AIMIM जो उनकी पार्टी है उसका गठबंधन भी है। लेकिन आप अगर 40-50 किलोमीटर हैदराबाद से आगे बढ़ जाते हैं तो वैसे वैसे आपको भारतीय जनता पार्टी का असर कमता दिखता जाता है। और देखिए, उस राज्य में दरअसल वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला राज्य है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि मतलब 70% वहाँ गाँव हैं। हैदराबाद के अलावा जो बड़े शहर हैं वो बहुत गिनती के हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ट्रैक्शन पाती है
और कांग्रेस प्रबल विरोधी, उसके पास वोट परसेंटेज तो है। भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले विधानसभा चुनाव में 7% वोट आए थे, कांग्रेस को 28% वोट आए थे। 2019 में कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी थी, तब से अगर बेहतर हुई है तो ऐसा लगता है कि केसीआर ने तय कर लिया है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए उतनी बड़ी दुश्मन नहीं है जितनी बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, क्या असर डाल पाएंगे अगर महागठबंधन में 24 में केसीआर साथ नहीं होते हैं? ये जो गठबंधन जो बैठक होने जा रही है उसमें सब लोग साथ में रहते हैं, केसीआर नहीं होते हैं, तो क्या फर्क डाल पाएंगे केसीआर? कितनी सीटों पर असर डाल पाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं अगर महाराष्ट्र में भी लड़ेंगे, तेलंगाना में भी लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है इतना उनके चेहरे पे या फिर उनकी राजनीति में उतना दमखम है कि वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस महागठबंधन के बीच में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाए? देखिए, केसीआर क्या कर पाएंगे ये इस बात से समझ लीजिए कि अभी एक ऐसा समूह तैयार हो रहा है गैर भाजपा दलों में जो पटना की बैठक में नहीं होगा, जो पटना की बैठक में अपनी वजहों से नहीं होगा। बीजू पटनायक के लड़के नवीन पटनायक सालों से मुख्यमंत्री हैं, कई उनकी अपनी जो भी वजह हो सकती हैं बीजू जनता दल की, और इतने पुराने नेता हो चुके नवीन पटनायक, वो बीजेपी का ही विरोध करते हैं, लेकिन पटना की बैठक में वो नहीं होंगे। वाईएसआर रेड्डी, वाईएसआर के लड़के जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, अब वाईएसआर कांग्रेस बना ली उन्होंने और वहां पर सत्ता में है, वो नहीं होंगे पटना की बैठक। मायावती जी पटना की बैठक में नहीं है। तो एक ग्रुप तैयार हो रहा है और अब केसीआर भी उस बैठक में नहीं है। ये ग्रुप जो है ये दीवार के मुंडेर पर बैठा हुआ है और ये देख रहा है कि किसके साथ जाना है, कि हाँ, कि देखिए क्या नतीजे आते हैं और उस हिसाब से हम फैसले लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ वजह हैं, कुछ भ्रष्टाचार के मामले हैं, कुछ खनन के मामले हैं। वाईएसआर कांग्रेस में एक मर्डर केस है, विवेकानंद वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के चाचा के ही मर्डर का मामला है विवेकानंद, उसमें कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। इस तरह से पाया जा रहा है, वो केस सीबीआई देख रही है। कुछ खनन के मामले हैं जो कि उड़ीसा में आए हैं, इसी तरह से कुछ खनन के मामले आंध्रा में भी हैं। तो मतलब इस तरह से जो दिक्कतें हैं वो हैं, इसका राजनीतिक अर्थ होता है। तो मतलब ये लोग खुल के सामने ये नेता खुल के सामने आना नहीं चाहते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं तो साथ दे देंगे। तो नीतीश कुमार से इनकी लाइन बंद नहीं, हाँ। लेकिन अगर नहीं बदलती हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है, तो ये खुल के मदद करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। और केसीआर जो बड़े आगे बढ़ करके चले आ रहे थे कि भाई हम एक एंटी मोदी फ्रंट बनाएंगे, फट से वापस चले गए हैं और ये उसी मुंडेर पर जाके बैठ गए हैं जहां बाकी दल बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का विरोध करो इस वक्त, है ना, वो ज़्यादा बेहतर है, इसी से अपना राज्य भी बचता है। यकीनन आज की तारीख में नंबर 1 पार्टी वही है तेलंगाना में, और जीत उनकी होगी लोग मान रहे हैं। पर कर्नाटक ने बहुत समीकरण बदल दिए हैं और अचानक से वोट शेयर कैसे बढ़ जाते हैं 5-6% और सब कुछ पलट जाता है, हमने कर्नाटक में देखा। और तेलंगाना बगल का राज्य है, इतनी तैयारी से अगर कांग्रेस जा रही है तो इस बढ़ते ग्राफ ने ये नए समीकरण आपके सामने ला दिए हैं। इस बात की गुंजाइश तो फिलहाल लगती है। चलिए देखते हैं, हम भी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हम भी देखते हैं कि एक तो 23 तारीख की बैठक से क्या निकलता है और दूसरा अगर केसीआर क्योंकि वहाँ नहीं होंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्या विधानसभा चुनाव पे असर पड़ेगा जो कि हाल फिलहाल में होने हैं, और अगले साल क्योंकि लोकसभा का चुनाव होगा तो वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, केसीआर के ना रहने से महागठबंधन पे कोई असर पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई फ़ायदा होगा? क्या केसीआर किसी दबाव में है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।